हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, आपसे एक्चुअली ये मार्केट की बातें करने से पहले कुछ मन की बातें करते हैं। एक बात मुझे बहुत ज़्यादा खटकती है, वो ये कि इंडिया में एक्चुअली एक परसेप्शन ये है कि जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती अच्छे से, वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। ये बात एक्चुअली मुझे तो बहुत अजीब लगती है। लोग ये नहीं समझते कि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हमारी मदर टंग नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेजेस की तरह। तो ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट अपने बचपन से ही देखने लगते हैं कि एक नेगेटिव सा परसेप्शन बन जाता है उन बच्चों की तरफ या उन लोगों की तरफ जो इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं बोलते। ऑब्वियसली नथिंग अगेंस्ट दोज पीपल जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना आता है। बट हम लोग को किसी को डिमीन नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जितने भी टॉप के साइंटिस्ट हैं और जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली जो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिनकी इंग्लिश बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। बट इंडिया में क्या है कि स्मार्टनेस को जज करने का क्राइटेरिया क्या बन गया है कि उसकी इंग्लिश कैसी है। अगर इंग्लिश में बच्चा अच्छा बोल रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ऐसा नहीं होता। ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक परसेप्शन है भी, और इनफैक्ट टचवुड अभी थोड़ा कम हो गया है, वो ये कि स्टॉक मार्केट जुआ है। चलो कोविड के बाद से काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स आने के बाद ये परसेप्शन तो थोड़ा कम हुआ है। बट स्टिल अभी भी लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं। बट अगर उनको ये ग्राफ दिखाया जाए लास्ट 20-30 ईयर्स का, तो वो लोग समझेंगे कि मार्केट किसी भी एसेट क्लास से ज़्यादा परफॉर्म किया है। निफ्टी एंड कोई भी अच्छे स्टॉक्स। हाँ, बस ऑब्वियसली किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। ऑब्वियसली मार्केट्स में ज़्यादा रिस्क है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग रिस्क लें नहीं। ऑब्वियसली रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए, वेल्थ क्रिएट करनी है लॉन्ग रन में, तो अपने को रिस्क लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली कैलकुलेटेड रिस्क लें, एक सोच समझ कर रिस्क लें, अच्छे से स्टडी करके रिस्क लें, एंड एक बैलेंस बना के रखें कि जो अपना रिटर्न चाहिए अपने को, और एट द सेम टाइम जो हम लोगों को रिस्क लेने की कैपेसिटी है। जैसे मैं पर्सनली पेनी स्टॉक्स में अराउंड 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो पेनी स्टॉक्स में रखता हूँ। तो उसमें रिटर्न्स जनरेट होने का बहुत अच्छा चांस रहता है। एंड इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही दो पेनी स्टॉक्स डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड साथ ही पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने जिन स्टॉक्स के बारे में बताया या रिकमेंड किया कि आप लोग उसको स्टडी करें, वो स्टॉक्स की भी आज अपडेट देता हूँ कि आज उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला ऐसा स्टॉक है केपीआईटी। केपीआईटी आप लोग देखे होंगे, काफ़ी लोग देखे होंगे। मैंने एक अलग से केपीआईटी के ऊपर वीडियो बनाया था एज पोटेंशियल मल्टी बैगर, जिसमें सिर्फ मैंने केपीआईटी को एनालाइज किया था। मैंने ये वीडियो तब बनाया था अराउंड 1 वीक पहले बनाया था, शायद 8 to 10 डेज पहले। तब अराउंड 600 लेवल्स पे केपीआईटी ट्रेड कर रहा था। अभी 747 है, तो ऑलरेडी वहाँ से 25% बढ़ चुका है। एंड अभी भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम लग रहा है स्टॉक में। तो लेट्स सी कितना ऊंचा है। बट ऑब्वियसली अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ख़राब हो जाता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो अचानक ऐसे स्टॉक को लेने में रिस्क ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कभी भी थोड़ा बहुत पुल बैक कर सकता है। हाँ, बट आप इसको इस स्टॉक को अपनी रडार पे रखिए, क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, तो इसको रडार पे जरूर रखिए। एंड मे भी कुछ करेक्शन आए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत है एंड इसकी अर्निंग्स विजिबिलिटी बढ़ते जा रही है। एक और स्टॉक है जो मैंने अपने मल्टी बैगर स्टॉक्स बोल के काफ़ी स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर्स में एक वीडियो बनाया था। उसमें ईवी सेक्टर में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास दो स्टॉक, इनफैक्ट ग्रीव्स कॉटन ही एक स्टॉक है जो मेरे पास है, और इलेक्ट्रा ग्रीनटेक भी था, लेकिन वो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था 840 के लेवल्स पे। तो ग्रीव्स कॉटन उस समय जब मैं ये वो वीडियो बनाया था, तब उस समय ग्रीव्स कॉटन हल्के फुल्के लॉस में था। बट मैंने तब भी कहा था कि मैं इस स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और हल्का फुल्का लॉस कोई मायने नहीं रखता। ये रिटर्न्स बहुत अच्छे जनरेट करेगा फ्यूचर में। एंड टचवुड उस दिन के बाद से ही ये, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा बाइंग प्राइस अराउंड 168 है, एंड ऑलरेडी ये 209 पे पहुंच गया है। तो मुझे ऑलरेडी 25% रिटर्न्स जनरेट करके दे चुका है। एंड ये हार्डली मुझे 4 to 5 मंथ्स हुए होंगे स्टॉक को लिए हुए, एंड मे बी उससे भी कम। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है मैंने कब लिया था। बट
जैसे आप, और अभी भी ये स्टॉक मुझे ईवी प्ले में ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। ये इंजीनियरिंग कंपनी है जो बेसिकली इंजन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। एंड ये ईवी जैसे आप जानते हैं कि एमर्जिंग सेक्टर है, ऑब्वियसली चैलेंजेस बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं। बट ऑब्वियसली कोई भी नई टेक्नोलॉजी में इनिशियली चैलेंजेस होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी आएगी नहीं। धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी की बैरियर्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे एंड बैरियर्स हट जाएंगे। तो अभी भी आप इसको भी अपने ट्रैक पे रखिए, एंड आप अगर बोलेंगे तो मैं इसको भी डिटेल में एनालाइज कर दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैंने पिछले 2 वीडियो में जो मैंने फ्राइडे और संडे को बनाए थे उसमें 4 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे। उसमें मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया था लैंसर कंटेनर्स बोल के। जैसे आप देख सकते हैं आज ये 5% अप हुआ है। हाँ ऑब्वियसली आज मार्केट बहुत अच्छा था तो मार्केट का इम्पैक्ट तो रहा ही है, बट स्टिल 5% अपर सर्किट अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस है। साथ ही मैंने ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज भी सजेस्ट किया था जो ऑलरेडी आप देख सकते हैं आज 2% अप हुआ है। एक समय पे अराउंड 5% से भी ज़्यादा अप था, बट उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ है। बट मुझे लगता है इसका ये शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है अनटिल एंड अनलेस मार्केट अगर बहुत ज़्यादा टूट नहीं जाता। तो अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता रहता है तो मेरे को लगता है ग्रीन पैनल अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, और फ्यूचर तो बहुत अच्छा है ही ग्रीन पैनल का। बीसीएल इंडस्ट्रीज मैंने सजेस्ट किया था तो आप देख सकते हैं ये भी 5% अप है आज। अनदर स्टॉक जो जिसके ऊपर मैं काफ़ी बुलिश हूँ वो है जुबिलियंट इनग्रेविया। ऑलरेडी आप देख सकते हैं 8.5% अप है ये स्टॉक। एंड आई थिंक इसका अभी भी काफ़ी स्कोप बाकी है शॉर्ट टर्म में भी, एंड लॉन्ग रन के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो इन स्टॉक्स के बारे में जो भी मेरे वीडियोस हैं अगर किसी ने देखे नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन तीनों वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, जिसमें मैंने एक एक वीडियो जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स के वीडियोस डिस्कस किए हैं, जिसमें ग्रीव्स लिमिटेड भी था। इनफैक्ट एक वीडियो केपीआईटी का भी है, और बाकी 2 वीडियोस, इनफैक्ट टोटल 4 वीडियोस हो जाते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में चारों के लिंक डाल दूंगा अगर कोई चेकआउट करना चाहता है तो। हाँ तो चलिए अब बात करते हैं 2 स्मॉल और पेनी स्टॉक्स की जिसके ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, और जिसमें से एक ले रखा हूँ और एक मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ बट खरीद नहीं पा रहा हूँ। आगे आप बताता हूँ आपको क्यों नहीं खरीद पा रहा हूँ। बट सबसे पहले ये समझिए कि पेनी स्टॉक होता क्या है। पेनी स्टॉक की बेसिकली कोई ऐसी कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं है। लोग जनरली उसको बोलते हैं जिसका प्राइस 10, 20, 25 रुपए हो, बट मुझे पर्सनली मैं पेनी स्टॉक उन स्टॉक्स को मानता हूं जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम होता है। तो बेसिकली जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि अगर कोई शेयर सपोज 50 रुपए का है एंड उसका मार्केट कैप, या फॉर एग्जांपल कोई भी शेयर 200-300 रुपया का है एंड उसका मार्केट कैप सिर्फ अगर 20, 25 या 50 या 100 करोड़ तक भी है, तो मेरे लिए वो पेनी स्टॉक है क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो चलिए पहला स्टॉक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है केपीआई ग्लोबल। ये एक गुजरात बेस्ड सोलर पावर जनरेटिंग कंपनी है, बहुत ही स्मॉल कंपनी है, बट अभी गुजरात में सोलर पावर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, और इसकी 60 मेगावाट्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी है और 40 मेगावाट्स कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये काफ़ी फोकस कर रहा है अपने एक्सपेंशन पे, और मैंने इसके सीईओ का भी इंटरव्यू वगैरह देखा था यूट्यूब पे। ऑब्वियसली मैं कोई भी स्टॉक जो देखता हूँ या मैं लेता हूँ उसको बहुत अच्छे से स्टडी करता हूँ। तो जितने भी फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं वो तो हम लोगों को मनी कंट्रोल या मैं पर्सनली टीकर यूज़ करता हूँ इन स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए। बट इसके साथ साथ जो उसके न्यूज़ हैं और जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जिसमें बेसिकली सीईओ कैसा है, सीईओ का ओपिनियन क्या है, एंड तो ये सब मैं अलग अलग वीडियोस भी जाके यूट्यूब में सर्च करता हूँ, इनके वेबसाइट अच्छे से सर्च करता हूँ, उससे मुझे आइडिया होता है कि इस कंपनी का फ्यूचर कैसा है। तो और जो भी आज मैं 2 कंपनीज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ दोनों ही सोलर पावर में हैं। तो सोलर पावर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अभी रिसेंटली COP26 भी हुआ था, तो उसमें भी क्लाइमेट अग्रीमेंट में भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था सोलर एनर्जी के ऊपर ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। तो ये कंपनी केबीआई ग्लोबल गुजरात बेस्ड है और रिसेंटली अभी काफ़ी अच्छा एक्सपैंड कर रही है। इसका मार्केट कैप 755 करोड़ है, तो इसको बेसिकली पेनी स्टॉक तो नहीं बोल पाएंगे, वेरी स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका 418 है।
लास्ट क्वार्टर का ईपीएस अराउंड 7 था, अगर ये 6.5 पकड़े तो नेक्स्ट ईयर का ईपीएस अराउंड 6.5 इंटू 4 26 हो जाता है। तो उस हिसाब से करंट प्राइस और नेक्स्ट ईयर का ईपीएस कंसिडर करें, जिसमें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर का ईपीएस ही नेक्स्ट वो क्वार्टर्स तक होगा। अगर कोई ग्रोथ नहीं भी होता है तो भी फॉरवर्ड पी 16 आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा आप देख सकते हैं इसका अराउंड 20% है। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मार्च 2017 में इसका सेल्स फिगर सिर्फ 25 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2021 में 103 करोड़ हो गया, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया नेट सेल्स। एट द सेम टाइम जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट पे है वो भी 5.5 से अराउंड 22 हो गया है, तो वो भी 4 टाइम्स हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है। एडजस्टेड ईपीएस ज़्यादा नहीं बढ़ा है क्योंकि कंपनी जो है अपने शेयर्स वगैरह बढ़ा रही है, शेयर्स वगैरह इशू कर रही है, तो जिससे क्या हो रहा है कि जो अर्निंग्स है वो ज़्यादा शेयर्स में डिवाइड हो जा रही है। तो इसकी वजह से ईपीएस थोड़ा उतना नहीं बढ़ा है, बट ये भी कंसिडर करने की बात है कि कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो इसका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखते हैं तो जून में 35 करोड़ का था, बट नेट सेल्स 35 करोड़ की थी, बट सितंबर में 55 करोड़ की नेट सेल्स हो गई है। सेम एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, एडजस्टेड ईपीएस भी 4.44 से 6.59 हो गया है। तो इसीलिए कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप है, तो इसमें रिस्क फैक्टर्स भी काफ़ी रहते हैं। इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि जैसा आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में इसकी बोरोइंग्स रेगुलरली बढ़ रही हैं, तो बोरोइंग्स बढ़ना एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप देख सकते हैं इक्विटी के कंपैरिजन में बोरोइंग्स थोड़ी ज़्यादा हैं, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है। बट मुझे लगता है कि क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है तो इसको फंड्स चाहिए एक्सपेंशन के लिए, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑब्वियसली रिस्क बढ़ जाता है जिस कंपनी की, जैसे मैं बोलता हूँ कि जिस कंपनी की डेट ज़्यादा होती है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। आप एक अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है बढ़ रही है रेगुलरली। आप देख सकते हैं 50 मार्च 2020 में 51.47 प्रोमोटर होल्डिंग थी, जो सितंबर 2021 में 54.32% हो गई है। एट द सेम टाइम जो शेयर गिरवी रखे हुए हैं, प्लेज किए हुए हैं, वो भी 69.62% से 65.96% यानी कम ही हुए हैं। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। और चलिए एक डिस्क्लोजर, ये मैं भी ये स्टॉक होल्ड करता हूँ। इसके मेरे पास 750 शेयर्स हैं, जो मैंने 305.6 पे प्राइस पे लिए थे। मुझे शायद एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक 1 मंथ से ज़्यादा नहीं हुआ है इस स्टॉक को लिए हुए। तो जब से मैंने लिया है ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी 36.75% का रिटर्न्स दे चुका है मुझे। तो ऑब्वियसली आप ये शेयर अच्छे मोमेंटम पे है। मैं इसके आगे क्वार्टरली रिजल्ट्स चेक करता रहूँगा। अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के अनुसार अनुसार आते रहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर को होल्ड करके रखूँगा। बट अगर जब भी मुझे लगता है कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं या कुछ नेगेटिव पॉइंट आ गया है तो मैं इस शेयर को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, वेरी स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अच्छे स्टॉक्स अगर आप ले लिए जो बहुत ही सॉलिड कंपनी है, सॉलिड मैनेजमेंट है, उसमें टेंशन नहीं है कि ठीक है एक बार ले लिया तो आप जब तक फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं हो या अराउंड, मैं आराम से 2 4 5 साल 10 साल आराम से होल्ड करता हूँ वो स्टॉक, या करूँगा, क्योंकि मुझे 10 20 30% रिटर्न्स नहीं बनाने, मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और मुझे शॉर्ट टर्म में एज सच कोई फंड्स की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैं जानता हूँ कि इंडिया की इकनॉमी जो है वो फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली मार्केट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट का डायरेक्शन अप ही है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो भी एक गुजरात बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। ये भी बेसिकली सोलर पावर प्लांट्स लगाने में हेल्प करती है, इंस्टॉलेशन करवाती है सोलर पावर प्लांट्स की। और इसके जैसे आप देख सकते हैं क्लाइंट्स जो हैं बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है। अदानी ग्रुप के लिए भी काम किया है इस कंपनी ने, रिजर्व बैंक के लिए भी काम किया है, टोरेंट पावर के लिए भी काम किया है।
तो उस हिसाब से ये कंपनी मुझे मैंने पर्सनली इस कंपनी को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, एंड ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है फ्यूचर के लिए। तो चलिए जोडियाक एनर्जी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 117 करोड़ है, तो ये बहुत ज़्यादा छोटी कंपनीज है। मैं तो फ्रैंकली इसको एक पेनी स्टॉक की तरह ही कंसिडर करूँगा, बट पोटेंशियल अच्छा है, तो मैं पर्सनली इस कंपनी में रिस्क लूँगा। इसका करंट प्राइस अराउंड 80.35 है। मैं इस कंपनी को 21st ऑफ दिसंबर से ट्रैक कर रहा हूँ। तब इसका प्राइस 40 था, तब उस दिन मैंने बाय ऑर्डर लगाया भी था, बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था क्योंकि सेलर्स नहीं थे मार्केट में। उसके बाद 2-3 दिन और ट्राई किया मैंने, तभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये कंटिन्यूसली अपर सर्किट में था, एंड जैसे आप देख सकते हैं कि आज ऑलरेडी इसका प्राइस डबल हो गया है, 40 से 80 हो गया है। एंड आज भी मैंने आज भी मैंने ट्राई किया था बाय करने का, बट हो नहीं पाया। मैं कल फिर ट्राई करूँगा। कल मैं प्री मार्केट 9 बजे ही ऑर्डर लगा दूंगा। होपफुली क्या पता मार्केट खुलते ही एग्जीक्यूट हो जाए। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5% है। पी रेशियो 26 है, जो काफ़ी रीजनेबल है। प्रोमोटर होल्डिंग जैसे आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में बढ़ी है थोड़ी प्रमोटर होल्डिंग, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और दूसरा, इस कंपनी का एक भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और जैसे आप देख सकते हैं इस कंपनी की नेट सेल्स मार्च 2017 में सिर्फ 16 करोड़ की थी, जो मार्च 2021 में 100 करोड़ की हो गई है। और एडजस्टेड ईपीएस भी 1.39 से 3 का पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट भी 0.25 से 4.5 करोड़ का हो गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये कंपनी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। इसका ग्रोथ रेट बहुत हाई है, तो इसीलिए इस कंपनी को मैं बाय करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। इसका आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल, टोटल रिजर्व्स रेगुलरली बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी रेगुलरली शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज कर रही है, ताकि और अपना प्रॉफिट रिटेन कर रही है, ताकि कंपनी एक्सपेंशन के लिए फंड्स यूज़ कर सके। एंड जैसे आप देख सकते हैं बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नील के बराबर है, तो ये कंपनी में डेट की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। केपीआई ग्लोबल जैसे मैंने पहले दिखाया कि उसमें डेट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगी, बट उसमें सेक्टर अच्छा है, सेल्स अच्छी ग्रो कर रही हैं, तो इसलिए मैंने वो शेयर लिया था। एंड ऑलरेडी मुझे उस शेयर में प्रॉफिट हो रहा है, बट समहाउ ये शेयर मैं ले नहीं पाया अभी तक। तो देखते हैं आगे अगर ले पाऊंगा तो। जैसे आप स्क्रीन पे देखिए जोडियाक एनर्जी का आज मैंने ऑर्डर लगाया था, बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैंने अराउंड 10:05 पे ट्राई किया था 2000 शेयर्स खरीदने का, बट मार्केट एंड होते होते भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आप देखिए स्टेटस जो है वो एक्सपायर्ड, एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी 0। एंड अच्छा, डिस्क्लेमर से पहले मेरे एक फ्रेंड ने एक्चुअली मैं पूल खेलने गया हुआ था, तो उस फ्रेंड से बात हो रही थी। वो उसने पेटीएम में अप्लाई किया था, एंड उसे 1 लॉट मिला था। मैंने पर्सनली पेटीएम में अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि पेटीएम का मुझे फ्यूचर नहीं लगता। एंड पेटीएम आज काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। जो 1200 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया है। तो पेटीएम के बारे में एक्चुअली मेरा ओपिनियन है कि जब मौका मिले पेटीएम से निकल जाना चाहिए। अगर पेटीएम क्योंकि अभी काफ़ी डाउन हो गया है, अगर एक बार थोड़ी सी रैली होती है पेटीएम में, तो लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनको ये पेटीएम मिला था। क्योंकि पर्सनली मुझे पेटीएम का फ्यूचर नहीं लगता। आप ही देखिए पेटीएम की एक तो कोई मोनोपली बोल के नहीं रही अब। ऑलमोस्ट फ़ोन पे हो या गूगल पे हो या फिर अमेज़ॉन की भी अपनी ऐप है, तो एज सच पेटीएम में अलग क्या है कि इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन देगा मार्केट। ऐसी बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जैसे जनरली इतना ध्यान नहीं देता कि मैं कौन सी ऐप यूज़ करके पेमेंट कर रहा हूँ।
एंड दूसरा उसमें जो मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा कि जो टॉप मैनेजमेंट में काफ़ी अट्रीशन हो रही है, काफ़ी लोग छोड़ के जा रहे हैं पेटीएम को। एंड एक और न्यूज़ है कि शायद आरबीआई कुछ वॉलेट चार्जेस को कुछ लिमिट करने की कोशिश कर रही है, तो जिसकी वजह से पेटीएम में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। तो लेट्स सी, अभी पेटीएम काफ़ी डाउन है, तो मे बी अगर एक रैली आती है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना निकल लें, वही अच्छा है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर है पेटीएम का। वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप खुद अपनी अच्छे से स्टडी करिए एंड खुद डिसाइड करिए। अक्सर क्या होता है कि अपने लॉस बुक जनरली करना नहीं चाहते हैं, बट अभी ठीक है, क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है, तो मे बी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल लग रहा है। बट अराउंड, अगर मुझे ऐसे लगता है कि 1400 1500 तक अगर रैली देता है, 1500 1600 अगर लेवल्स आ जाते हैं, तो पर्सनली पेटीएम में अगर मैं होता आप लोगों की जगह तो मैं लॉस बुक कर लेता। और चलिए इतना ही। एंड ऑब्वियसली ये वीडियो कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए बिफोर कोई भी डिसीजन लेने से पहले। आप खुद स्टॉक को स्टडी करिए। मैं बस यही कोशिश करता हूँ इस वीडियो से कि अपनी लर्निंग जो मैं स्टॉक मार्केट से सीख रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। एंड प्लीज़ आप लोगों, अभी जैसा आप जानते हैं मैं काफ़ी न्यू हूँ स्टॉक मार्केट में भी, बट टचवुड काफ़ी जल्दी सीख रहा हूँ। एंड ओवरऑल प्रॉफिट तो आप लोगों के साथ अभी तो फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि टचवुड बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है मुझे। इनफैक्ट नेक्स्ट एक या दो वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी जो टॉप होल्डिंग है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू जो है उसकी, वो मैं शेयर करता हूँ। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस स्टॉक में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है। वो एक्चुअली वो स्टॉक का नाम है ग्लोबल स्पिरिट। वो मैंने 425 पे लिया था। एक साल भी नहीं हुआ है उस स्टॉक को लिए हुए। Q1 का जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद मैंने लिया था, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे और इथेनॉल स्टोरी पे मुझे बहुत ज़्यादा यकीन था। तो अराउंड 6 to 7 months हुए हैं एंड स्टॉक ऑलरेडी 1500 पे ट्रेड कर रहा है फ्रॉम 425। अभी भी मैं उस शेयर को होल्ड कर रहा हूँ एंड फ्यूचर में मैं काफ़ी होल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी वो स्टॉक मुझे ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा है। मैं फ्रैंकली उस किसी भी स्टॉक को तब सेल करना चाहता हूँ जब मुझे वो स्टॉक ओवर वैल्यूड लगने लगता है। ऑब्वियसली हम लोगों को ये तो नहीं बोल सकते कि कब, ये तो नहीं जान सकते कि वो शेयर अपने सेल करने के बाद गिर ही जाएगा। ऑब्वियसली कुछ और भी बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ते हुए शेयर में जब शेयर ओवर वैल्यूड लगने लगता है तब मैं पर्सनली किसी भी शेयर को सेल कर देता हूँ। अगर अर्निंग्स बेसिकली अगर प्राइस को जस्टिफाई कर रही हैं तो मैं उसे होल्ड करके रखता हूँ। तो चलिए, आप प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स अराउंड 350 हो गए हैं आप लोगों की बदौलत। जितना भी आप लोगों को थैंक्स बोलूँ जो इनिशियल फेज़ में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत बहुत थैंक यू। एंड हो सके तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे इस वीडियो को, यूट्यूब लिंक को प्लीज़ शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या जहाँ भी आपको इच्छा करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ अच्छे वीडियोस बनाने में और ज़्यादा लर्निंग शेयर करने में, आप लोगों के साथ टेक्निकल्स डिस्कस करने में, फंडामेंटल्स डिस्कस करने में, एट द सेम टाइम एक पूरा ऐसा वीडियोस बनाने में कि पर्सनली मैं क्या क्राइटेरिया यूज़ करता हूँ किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए और ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कल भी और ये साल एंड फ्यूचर में आप अपने सब लोगों का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। चलिए इसी पर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।